आइए अब खबर विस्तार से। देश की सर्वोच्च अदालत ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बीते 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने अपने फैसले में नोटबंदी के फैसले को सही बताया है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में इसे गैर कानूनी बताया। रिपोर्ट देखें। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने 4-1 के फैसले से नोटबंदी को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं हुई। यह फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच विचार विमर्श हुआ था। हालांकि 5 जजों की इस बेंच में जस्टिस नागरत्ना ने अलग फैसला सुनाया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने सारे क्वेश्चंस को नोटबंदी के फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 26(2) की पावर है वो बाकायदा उसके अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, और रिकमेंडेशन आरबीआई का इस मैटर में उनके हिसाब से 4 जजेस के हिसाब से पाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज हुआ है ये प्रॉपर है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी। इसके तहत 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इस केस से जुड़े टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। नोटबंदी केस में अब तक क्या हुआ है। 8 नवंबर 2016 पीएम मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की। 9 नवंबर 2016 सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई। 16 दिसंबर 2016 इस मामले को 5 न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच के पास भेजा गया। 11 अगस्त 2017 आरबीआई ने बताया कि नोटबंदी के दौरान 1.7 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा हुई। 23 जुलाई 2017 केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अघोषित आय के 71,941 करोड़ रुपए का पता चला। 25 अगस्त 2017 आरबीआई ने 50 रुपए और 200 रुपए के नए नोट जारी किए। 28 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने जज एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ का गठन किया। 7 दिसंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। 2 जनवरी 2023 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। 2 जनवरी 2023 जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले पर असहमति जाहिर की। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी के मुताबिक नोटबंदी जिस तरह से लागू हुई उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति सरकार ने कर दी है। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम किया। नोटबंदी का फैसला सिर्फ अकेला सरकार का नहीं था, बल्कि सभी वित्तीय संस्थानों के साथ विचार विमर्श करके फैसला लिया गया था। सरकार का जो नोटबंदी का निर्णय था ये सिर्फ सरकार का निर्णय नहीं था। सरकार ने उस निर्णय को लिया था, पर आरबीआई और तमाम हमारे जो वित्तीय संस्थान हैं, जो संवैधानिक संस्थान हैं, उन सब की एक सलाह के बाद में लिया गया था। और मैं समझता हूँ कि नोटबंदी का निर्णय जिन उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर लिया गया था वो उद्देश्य की पूर्ति भी होने का काम हुआ है। या यूँ कह सकते हैं कि नोटबंदी का लिया गया निर्णय अपने परिणाम तक पहुँचा है, सफल हुआ है वो। और ये बात जब हम कहते थे तो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से जब हम ये बात कहते थे तो आप लोग ये कहते थे कि भाई अब आपका निर्णय तो आप कहेंगे सही, परंतु आज सुप्रीम कोर्ट में भी जिस प्रकार से इस निर्णय के पक्ष में अपना निर्णय सुनाने का काम किया है और ये कहा है कि नोटबंदी का जो निर्णय था
वह निर्णय अपने उद्देश्य में सफल हुआ। जब इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहने का काम किया है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने हैं। बीजेपी ने जहां फैसले को सही ठहराया है तो वहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि नोटबंदी के दौरान लोगों को छोटी छोटी रकम के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए परेशान होते रहे। नोटबंदी के दौरान कई लोगों की जान तक चली गई। कांग्रेस ने कहा कि अगर नोटबंदी सफल रही तो बीजेपी क्यों नहीं इस मुद्दे पर चुनाव लड़ लेती। समय जो बैंकों की लाइन में खड़े होकर 140 से ज्यादा लोग मारे गए, क्या वो गलत था, क्या वो झूठ था? और जो लोगों को उस समय असुविधा हुई अपने खुद के पैसे निकालने के लिए, जमा करने के लिए, 4-4 हजार रुपए लेने के लिए, क्या वो गलत था या सही था? और सबसे बड़ी बात, ये किस तरह का निर्णय था कि जहां 500 एवं 1000 की नोट बंद करके आपने 2000 का नोट सर्कुलेशन में ला दिया और वर्तमान की स्थिति यह है कि 2000 का नोट सर्कुलेशन से गायब है। मतलब ये तो काले धन वालों के लिए और भी सुविधा हो गई। सबसे बड़ी बात, एक बात और कही गई थी कि 2000 की नोट में चिप लगी हुई है, वो कहां है चिप? और अगर ये सफलता थी तो मोदी सरकार ने इस आधार पर अपना चुनाव क्यों नहीं लड़ा? नोटबंदी पर केंद्र सरकार के फैसले पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस ली है पार्टियों ने और बैठकों का दौर जारी है। सीएम शिवराज ने सभी विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अपने आवास पर बैठक की। बैठक में सीएम शिवराज ने मंत्रियों को अपनी उपलब्धियां बताने को कहा, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों को अहम दिशा निर्देश भी दिए। नए साल के साथ ही चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम शिवराज ने नए साल की छुट्टियों से लौटते ही 2023 के रोड मैप पर काम शुरू कर दिया। सीएम हाउस में आयोजित बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सहित कई विभाग के मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी अफसरों को सीएम साहब ने विस्तार से बताया है कि हमें ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने कर्तव्यों पर डटे रहें। उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने, जो इन 3.5 साल की उपलब्धियां होंगी, जो 23 मार्च को अवसर आएगा, उसमें विस्तार से हमने जो 3 साल में किया है सभी विभाग अपना अपना रखेंगे। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध भारत के लिए समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में जो किया है वो बताएंगे। बैठक में मंत्रियों के अलावा संभागीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी शामिल हुए। भोपाल के बाहर रहने वाले अधिकारी और मंत्री ऑनलाइन शामिल हुए। बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को सीएम ने दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम ने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को समझाया है। मैंने सभी को कहा अर्जेंट काम और इम्पोर्टेंट काम दोनों को विभाजित करें। अर्जेंट से मतलब कभी कभी जैसे कोरोना आया, अर्जेंट काम था, बाकी काम रोकना पड़े। इम्पोर्टेंट काम जो हम करते हैं वो अब जनवरी मास के ही 4 प्रमुख काम हैं जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की छवि ग्लोबल स्तर पर बनेगी। एमपी की राजनीतिक पिच पर जमकर बैटिंग हो रही है। राहुल गांधी के क्लीन स्वीप के दावे की सीएम शिवराज हवा निकालने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए साल के आगाज के साथ ही कांग्रेस के नए पोस्टर्स ने एमपी की सियासत में नई आग लगाई है। दरअसल नए साल पर लगे कांग्रेस के हर पोस्टर में, हर प्लेटफॉर्म पर कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री बताए गए। ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ उत्साही समर्थकों का काम हो। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय से लेकर दूसरे स्थानों पर भी कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर नजर आते हैं। कांग्रेस नेता भी खुलकर कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं। देखिए। नया साल, नई सरकार का नारा, नया कॉन्फिडेंस और नए पोस्टर के साथ एमपी कांग्रेस रणभूमि में कूदी है। नए अंदाज में सोशल मीडिया कैंपेन और पार्टी दफ्तर पर लगे पोस्टर से लेकर हर जगह पीसीसी चीफ कमलनाथ को मध्य प्रदेश का
भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसे ख्याली पुलाव, स्वयंभू मुख्यमंत्री जैसी संज्ञाएं देते हैं। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के मुताबिक कांग्रेस नए साल में मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देख ही सकती है। तो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, तब जनता ने कांग्रेस को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को आईना दिखा दिया था कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है। और जब जब चुनाव होते हैं तब तक जनता उन्हें आईना दिखा देती है। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर नए वर्ष पर भी वो देख रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, सपने कोई भी देख सकता है। लखन सिंह जी ने बताया था कि 54 सीटें आ रही है कांग्रेस ही कुल सर्वे करा के, और ये कह रहे हैं कि सरकार बनाओ। दिग्विजय सिंह से राय तो अब ये लेते नहीं है, और इसलिए दिग्विजय सिंह से राय लेंगे तब पता चलेगा कौन बनेगा। दूर कोसों दूर है, ये ख्याली पुलाव है सरकार बनाने का। ये बनी बनाई नहीं चला पाएंगे, ये बनाएंगे कहां से। इधर कांग्रेस के पोस्टर और बीजेपी के हमलों के जवाब में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा 2018 की जीत की याद दिलाते हुए कहते हैं, सरकार कांग्रेस की बनेगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ ही बनेंगे। तो बीजेपी पर खरीद फरोख्त से सरकार गिराने का आरोप भी लगाते हैं। जिस तरह से 18 में मैंडेट मिला था, इसी तरह से 23 में भी कमलनाथ जी को, कांग्रेस को मैंडेट मिलेगा, लेकिन अब वो 114 नहीं 174 से ज्यादा मिलेगा। इसीलिए हमने कहा कि नया साल, नई सरकार इसी साल। अब ये पुराना कब तक रोते रहेंगे। ये लोग ऊब गए हैं इस सरकार से, इनके नेताओं से, मुख्यमंत्री से लोग ऊब गए हैं। पोस्टर में नजर आ रहा कांग्रेस का कॉन्फिडेंस क्या वाकई पांसा पलटने वाला होगा। 23 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को ऊर्जा संभवतः हिमाचल में मिली जीत और मध्य प्रदेश से गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मिली है। लेकिन कांग्रेस को अक्सर अपने ही झटका देते आए हैं। कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह तो पार्टी के इंटरनल सर्वे का हवाला देकर पार्टी को महज 54 सीटें जिता रहे थे। बावजूद कांग्रेस के हौसले तो 7वें आसमान पर हैं। इसे आप कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में जोश भरने की स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। भोपाल से रंजना दुबे, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन आरक्षण संशोधन विधेयक के हंगामे की भेंट चढ़ गया। आरक्षण के मामले को लेकर विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर शोर शराबा हुआ। इसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा की कार्रवाई 3 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा नोकझोंक हुआ। आज पहले दिन आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में लगी रही। वहीं हंगामे की वजह से विधानसभा का सत्र फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र स्थगित होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के विधायक सदन से बाहर निकले और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया कि क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट ही आरक्षण का आधार बनेगी, और ये सरकार क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट किसी को भी नहीं उपलब्ध करवा रही है। ये सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती। हाई कोर्ट में कौन गया था आरक्षण को रद्द कराने के लिए? वो आज अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रद्द कराने के लिए कौन गया था? वो कबीर पीठ का अध्यक्ष है। तो ये सरकार खाली लोगों को गुमराह कर रही है, वास्तव में आरक्षण देना नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि सरकार ने विधेयक पारित कराया है तो सरकार आरक्षण दे। वहीं कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे के साथ बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया। सत्ता पक्ष ने आरक्षण पर विपक्ष के रवैये की आलोचना की। हम राज्यपाल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किए। हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाल रही है, भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण राजभवन को राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जन अधिकार रैली निकाली है। कांग्रेस का दावा है कि 1 लाख से अधिक लोग इस रैली में शामिल होने वाले हैं। 2 दिसंबर 2022 को सदन में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ था, जिसके बाद यह विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए गया था, मगर अभी तक आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के दस्तखत नहीं हो सके हैं, जिसके बाद से ही प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
गांजा तस्करों के आगे भोपाल पुलिस नतमस्तक नजर आ रही है। एक साल में एक भी गांजा सप्लायर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। सिर्फ पैडलर की गिरफ्तारी तक पुलिस की कार्रवाई सीमित रही है, जबकि ऐसे तस्करों पर क्राइम ब्रांच से लेकर इंटेलिजेंस और एसटीएफ की नजरें रहती हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने पिछले साल गांजा तस्करी से जुड़े 125 पैडलर्स को गिरफ्तार किया और उनके पास से 300 किलो गांजा भी बरामद किया। इसके अलावा चरस भी बरामद की गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस की कार्रवाई सिर्फ इन छोटी मछलियों तक ही सीमित रही, जबकि बड़ी मछलियां यानी कि गांजा सप्लायर आज भी तस्करी कर रहे हैं। 2022 में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें नशे के लिए जागरूकता, इनके पैडलर्स पर कार्रवाई और जो सप्लाई की चेन है जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गांजा लाते थे, इसके अलावा नेपाल से आने वाली चरस जो कि कानपुर और जो ट्रेन रूट से आती थी उसको हमने पकड़ा है। लगभग 300 किलो से ऊपर गांजा हम लोगों ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और 10 किलो के लगभग चरस हम लोगों ने पकड़ी है। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, करोड़ों का ये माल है, इसमें कीमत करोड़ों में है इसकी। आज गांजे की डिलीवरी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से हो रही है। पुलिस जांच में ये बात सामने आ चुकी है। इसके बावजूद पुलिस उनको गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हो रही है। जो उपयोग में किए जाने वाले वाहन जब्त किए हैं, ये वाहन रास्तात होते हैं और उनको सुपुर्दगी पर नहीं मिलते हैं। जहाँ तक सप्लायर्स की बात है, ये लोग सप्लायर्स ही हैं जो वहाँ से प्रोडक्शन है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का, वहाँ से उत्पादन होता है, वहाँ से खरीद कर लाते हैं। तो हमने जो माल पकड़ा है वो पेडलर्स पर आने के पहले पकड़ा है, क्योंकि पेडलर्स में आने के बाद ये माल बहुत लोगों में बढ़ जाता है और इतनी बड़ी संख्या में माल की जब्ती नहीं हो पाती। इतने बड़े माल को, लगभग 300 किलो गांजा और 10 किलो के लगभग चरस को आम जनता के बीच में पहुंचने से पहले, पेडलर्स में पहुंचने से पहले सप्लायर से पकड़कर क्राइम ब्रांच ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इस लोगों के स्वास्थ्य और जो व्यक्तियों को जो नशा उनके शरीर को खराब करता है उसको बचाने में सफलता प्राप्त की है। हर बार भोपाल पुलिस गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन आज तक पुलिस उन सप्लायर्स तक पहुंच ही नहीं सकी है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे अनोखे बैंक की कहानी जिस पर ना आरबीआई के नियम लागू होते हैं, ना सरकार का कानून। जी हां, ये बैंक अपने आप में अनोखा है। यहां श्रद्धा के सिक्के चलते हैं। देखें। वैसे तो आपने कई बैंकों के नाम सुने होंगे, लेकिन यकीन मानिए हम जिस बैंक की बात कर रहे हैं आपके लिए ये नया होगा। जी हां, राजनांद गांव के छोटे से गांव पारी नाला में है एक सीताराम बैंक। इसकी स्थापना करीब 30 से 35 साल पूर्व की गई थी। यह अलग बात है कि यहां रुपये पैसे नहीं बल्कि कागजों में सीताराम का नाम जमा होता है। और तो और इस बैंक के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। श्रद्धालु यहां लेखन पुस्तिका और कॉपी में सीताराम लिखकर हजारों पन्ने या कहें लाखों पन्ने यहां जमा होते हैं। माना तो यह भी जाता है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सब संपन्न है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसी उद्देश्य से इस सीताराम बैंक की स्थापना यहाँ पारीनाला राजनांदगांव मंदिर में की गई और लगभग ये 5 साल हो गए, हम लोग 5 साल से ऊपर हो गए। अभी हमारे पास लगभग 8 से 10 लाख का कलेक्शन हुआ है ना। और हमारा टारगेट है कि जो टारगेट उन लोगों ने बनाया उससे आगे जाए। वहीं मंदिर समिति के सदस्य की माने तो सीताराम लिखे भक्तगणों के पन्ने सीताराम बैंक में जमा करने का काम लंबे समय से हो रहा है। बड़ी संख्या में जमा होने के बाद उसे ले जाकर अयोध्या की सरयू नदी में आटे के साथ मिक्स कर विसर्जन कर दिया जाता है। इन्हें वहां की पवित्र मछलियों को खिलाया जाता है। यह अनोखी परंपरा सीताराम के प्रति उनके श्रद्धा भक्ति को दर्शाती है। वहीं मंदिर पुजारी भी मानते हैं कि ऐसा करने से श्रद्धालुओं को काफी लाभ मिलता है। 25-35 साल भी हो गया होगा, कम ज्यादा को छोड़ो। और तब से भाई मन लोग जो है ना, इन लोग सब लिखना चालू करे। ये सब जो चीज है ना, ये कागज तब जमा हो जाएगा अंत में, तो इसको आटे में गूंद के और सीधा गंगा नदी में ठंडा कर देंगे। ये शायद 1990 में हुआ स्थापना कर। भगत मनाथ की सब लिखत जाते।
जब एक इकट्ठा हो जाते ना तब इला अयोध्या भेज देते हैं, फिर यहाँ अभी फिलहाल तो यहाँ जमा करा था, एक आध बार पहुँच गए अयोध्या। वैसे तो इस छोटे से हनुमान मंदिर का निर्माण करीब 70 साल पहले हुआ था और यहाँ विराजित हनुमान जी के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। 30 से 35 साल पूर्व यहाँ सीताराम बैंक का निर्माण कराया गया और लोगों की श्रद्धा भक्ति में लगातार बढ़ोतरी होती गई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।